सो बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ GS3 टेस्ट नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 है climate engineering presents a potential alternative approach to mitigate the increasing global temperature. However, its impact and risk necessitate thorough examination. Comment. फिर से, क्लाइमेट इंजीनियरिंग प्रेजेंट अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव अप्रोच टू मिटिगेट इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। मतलब जो क्लाइमेट इंजीनियरिंग है, हम जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल टेम्परेचर, उसको हम कम कर सकते हैं भाई। जो वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। बट इसके कुछ इसके इम्पैक्ट्स भी हैं एंड इसके रिस्क भी हैं, ठीक है ना। सो उसके लिए हमको एक थॉरो एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। किसके थॉरो एग्जामिनेशन की? क्लाइमेट इंजीनियरिंग की। इसके बारे में हमको आंसर लिखना है, कमेंट करना है भाई। सो जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय डिफाइनिंग व्हाट इज क्लाइमेट इंजीनियरिंग। ओके, क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या होता है ये बता के हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना। बॉडी में क्या बात करेंगे भाई? बॉडी में हम बात करेंगे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ व्हाट? बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग। किस मामले में भाई? इन मिटिगेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, पहला जो पार्ट है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग। बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा हम बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस एंड द रिस्क ऑफ यूजिंग क्लाइमेट इंजीनियरिंग। रिस्क ऑफ यूजिंग क्लाइमेट इंजीनियरिंग। इसके बाद लास्ट में कंक्लूड करेंगे विद अ बैलेंस्ड ओपिनियन। यार हमको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि जो उसके रिस्क है वो कम हो और जो उसके फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हो। सो एक बैलेंस्ड ओपिनियन के साथ हम क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे। सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज क्लाइमेट इंजीनियरिंग। यार क्लाइमेट इंजीनियरिंग इज अ रेंज ऑफ टेक्निक दैट इज यूज टू अल्टर द अर्थ क्लाइमेट टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। पहला तो हमारे पास सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सोलर मैनेजमेंट रेडिएशन में क्या होता है भाई? हमारे पास इंजेक्ट करते हैं सल्फर एरोजोल्स को स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, जिससे वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। सनलाइट सपोज यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सल्फर एरोजोल्स को रिलीज कर दिया, तो ये सनलाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो पाता। और क्या करते हैं भाई? तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट हो गया। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कैसे करते हैं? एटमॉस्फेयर से बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट क्लाइमेट इंजीनियरिंग इंक्लूड्स टेक्निक्स दैट इज क्लाइमेट इंजीनियरिंग includes technique such as solar radiation management, SRM, solar radiation management and carbon dioxide removal, CDR. Solar radiation management and carbon dioxide removal to mitigate the effect of climate change. To mitigate the effect of climate change. Okay. नाउ हमारे पास इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे एंड इसके रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करेंगे। सो द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग। बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग। पहला बेनिफिट है ये
रैपिड रिस्पॉन्स करता है भाई, ठीक है ना, मतलब इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली, एंड जब इम्प्लीमेंट करेंगे क्विकली तो इसका इमीडिएट रेस्पॉन्स भी आता है। सो इमीडिएट रेस्पॉन्स जैसे क्लाइमेट चेंज जिससे जो होता है ना, और जो ट्रेडिशनल रिडक्शन एफर्ट्स हैं उससे ज़्यादा तेज काम करता है ये। सो इसका पहला बेनिफिट है कि इसका रैपिड रेस्पॉन्स देखने को मिलता है ना, रैपिड रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज देन जो ट्रेडिशनल एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स हैं। ट्रेडिशनल एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स। ओके, और क्या बेनिफिट है भाई, जो स्केलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, बिकॉज ये पूरी दुनिया के ग्लोबल लेवल पे ये क्या करता है, ग्लोबल स्केल पे ये क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकता है। सो दी स्केलेबिलिटी, किस स्केल पे ये काम करता है, इज ऑल्सो हाई। स्केलेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, ग्लोबल स्केलेबिलिटी। है ना, इट कैन एड्रेस क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल स्केल। ऑल्सो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अगर हम बात करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, सो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन शॉर्ट टर्म कंपेयर टू द ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। सो जो मेथड्स हैं दे आर कॉस्ट इफेक्टिव in methods are more cost effective in the short term compared to transitioning away from फॉसिल फ्यूल। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल है उसको इस्तेमाल स्टॉप कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो शुरुआती टर्म पे शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा महंगा है, बट हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते ही रह रहे हैं, और साथ ही साथ इस शॉर्ट हम लोग क्लाइमेट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये हम बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये जो मेथड्स हैं दे आर ऑल्सो रिवर्सिबल मेथड्स। ओके, सर्टेन सोलर रिडक्शन जो मैनेजमेंट मेथड्स हैं आर रिवर्सिबल ना, अगर हमको ये मदद कर रहा है, अगर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो गए तो हम अलाउ करने में, मतलब इसको चेंज एडजस्टमेंट करने में हमको सहायता मिलेगी। सो सर्टेन SRM आर रिवर्सिबल, सो allowing for adjustment in case of unintended consequences। सो ये सब हमारे पास बेनिफिट्स हो गए। नाउ देयर आर सम रिस्क ऑल्सो। सो रिस्क की बात करते हैं, रिस्क विथ क्लाइमेट इंजीनियरिंग। ओके, कौन कौन से रिस्क हैं भाई,
अगर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, मतलब ना, इट कैन चेंज द लोकल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन लेवल अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम। कभी कभी देखने को मिलता है भाई ना, लार्ज स्केल पे तो ये अच्छा काम करता है, बट इट कैन, जो लोकल लेवल है वहाँ पे कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं। सो इट कैन हैव द अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज। और इसका ये फ़ायदा भी था, हम देखा था कि अगर कभी कभी इसके अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज हमको देखने को मिले तो इट इज़ रिवर्सिबल यार, अगर वी कैन एडजस्ट दिस। सो अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज भी होते हैं। सो ये किसका रिस्क फैक्टर है, रिस्क है यार हमारे पास। सो अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, एग्जाम्पल के तौर पे इट कैन चेंज द लोकल टेम्परेचर एंड precipitation levels affecting agriculture and ecosystem। और क्या रिस्क फैक्टर है भाई इसका, कुछ एथिकल इश्यूज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं भाई, बिकॉज रिलाइंग ऑन क्लाइमेट इंजीनियरिंग हमारे पास इट अंडरमाइंस व्हाट एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स है ना। एंड जो हम एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स होते हैं, मतलब हम गाड़ी से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट द एथिकल इश्यूज। ओके, सो एथिकल इश्यूज मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग क्लाइमेट इंजीनियरिंग पे रिलाई कर रहे हैं, तो हम जो चीज़ें हैं अंडरमाइन जो एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देंगे भाई, है ना, रिस्क फॉर फ्यूचर जनरेशन्स हो जाएंगे। सो relying on climate engineering could undermine emission reduction efforts and raise ethical concerns। और क्या हो सकता है इसका रिस्क फैक्टर भाई, जो एसेसिबिलिटी इशू है ना, एसेसिबिलिटी इशू का मतलब क्या है, जो डेवलप्ड नेशन है वही क्या कर पा रहे हैं, इसको डिप्लॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज जो वल्नरेबल नेशन है इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो इस प्रकार से एक तरह से ये उनके लिए नुकसान है, डेवलप्ड नेशन के लिए फ़ायदा है। सो एसेसिबिलिटी इशू है यार। accessibility issues, developed nations might unilaterally deploy climate engineering methods leaving out vulnerable nations। सो एसेसिबिलिटी इशू है। और क्या इशू है भाई, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है, बिकॉज ये जो मेथड है एक अर्ली स्टेज में है भाई डेवलपमेंट के, एंड इसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है एंड इफेक्टिवनेस इट इज़ अनक्लियर। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस में क्या है, दिस मेथड्स जो कि हमारे पास कौन कौन से, सोलर रिडक्शन मैनेजमेंट मेथड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जो टेक्निक्स है, ये अभी भी कहाँ पे है, नेसेंट स्टेज में है, दे आर एट द अर्ली स्टेज ऑफ दिस
and stage of development. These methods are in early stage of development, and their feasibility and their technical feasibility and effectiveness remain unclear. So लास्ट में कंक्लूड करेंगे by mentioning that climate engineering is not the ultimate solution to climate change, rather just a stop gap measure, है ना, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं to slow down global warming, okay, and buy times for reducing greenhouse gas. ये टेक्निकल लिमिटेशन वाला पॉइंट आप इसको हटा भी सकते हो, 3 पॉइंट काफ़ी है भाई इसके लिए, है ना, चल लिख देते हैं भाई, कोई बात नहीं. सो क्लाइमेट इंजीनियरिंग इस पॉइंट को हटा दी दो यार, ज़्यादा कंजेस्टेड मज़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा आंसर भी मज़ा नहीं आता, ठीक है ना. सो छोटा सा आंसर होना चाहिए 10 मार्क्स में, तो एग्जामिनर को पढ़ने मज़ा भी आए, आपको छोटा सा भी लगे, ओके. सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे क्लाइमेट engineering is not the ultimate solution, to climate change, rather just a stop gap measure to slow down global warming and by time. It is a stop gap measure, not the ultimate solution, okay, and buy time for reducing the greenhouse gas emission. ओके. सो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन क्या था, क्लाइमेट इंजीनियरिंग प्रेजेंट अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव अप्रोच टू मिटिगेट द इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर. यस, तो हमने बताया इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया भाई. ये क्वेश्चन कहाँ से है यार, ये क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी से, या फिर आप इसको इन्वायरमेंट से बोल सकते हो, ओके. तो इस प्रकार के देखो क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई. व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ये नहीं पूछेगा कभी जिंदगी में आपसे. जो टेक्नोलॉजी है एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे भाई एक डॉक्टर है, उसको बायोलॉजी में क्या सिखाया था, डाइजेशन कैसे होता है ये सिखाया था. बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि बीमारी जो है ये है अपने पास क्लाइमेट चेंज, और उसका यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या है, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग. तो आपको क्लाइमेट इंजीनियरिंग के फायदे और नुकसान नहीं पता होंगे, है ना, उसके साइड इफेक्ट्स और उसके बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, तो कैसे चलेगा भाई. सो इस प्रकार से यहाँ पे हमको ये आंसर कंक्लूड करना है ना. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन था क्लाइमेट इंजीनियरिंग प्रेजेंट अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव अप्रोच टू मिटिगेट द इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर. हावेवर, हालांकि इट इम्पैक्ट्स एंड रिस्क नेसेसिटेट थॉरो एग्जामिनेशन. इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके कुछ रिस्क भी हैं. उससे ये हमको बताता है कि हमको इसको अच्छे से एग्जामिन करके ही इंप्लीमेंट करना है, ध्यान से इंप्लीमेंट करना है. कमेंट करना था यार, कंपनी. देखो ये जो वर्ड है ना कमेंट, ये सब आप इसको क्वेश्चन का सार को समझो. क्वेश्चन का आप अगर उसकी आत्मा को समझ जाओगे तो आपको ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं ये आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे. और कुछ ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास ये एक लाइन में हो जाता है, तो उससे हमको समझ आता है कि क्या पूछा गया, तो उसके लिए हमारे पास कमेंट, एक्सप्लेन, डिस्कस, इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. बट अभी इस क्वेश्चन जो है जिसमें आपको डायरेक्टली आपको समझ आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि हमसे पूछा क्या है वो वाले. तो आपको सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरे जो देश में सब लोग दे रहे हैं उसको भी कन्फ्यूजन होगा. तो इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस चीज़ों पे, ज़्यादा डर नहीं लेना. उससे क्या होता है और एग्जाम और जो क्वेश्चन है और नहीं बन पाता है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द पायनियरिंग वर्क ऑफ साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस and demonstrate how his contribution in the field of science and technology revolutionized scientific understanding and technological advancement. ठीक है, तो ये भी था क्वेश्चन. कहाँ से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है.
और इसको बोलते हैं असली करंट अफेयर के बेस्ड पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे आपको एक डायनेमिक अप्रोच अपनाना चाहिए मेंस के लिए, मतलब ऐस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से आपके पास जो आंसर क्वेश्चन एंड मतलब इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्म में आंसर आपके दिमाग में जब फिट होगा तभी आंसर अच्छे से आ पाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्कस द पायनियरिंग वर्क ऑफ साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ his contribution in the field of science and technology revolutionized scientific understanding and technological advancement। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। अगर हम देखें जीएस पेपर 2 का सिलेबस को, सॉरी जीएस पेपर 3 का सिलेबस को देखें तो वहाँ पे क्या मेंशन है भाई, ठीक है ना। जीएस पेपर 3 के सिलेबस में क्या मेंशन है, अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट मेजर क्या है भाई, इन्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, है ना। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या मेंशन है यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करनी है, जैसे कि हमारे पास जगदीश चंद्र बोस जो थे वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस मतलब समझ रहे हो ना, इंडिया का क्या क्या अचीवमेंट्स रहा है, जिसमें हमारे पास जगदीश चंद्र बोस का यहाँ पे पूछा गया है, वो यहाँ से पूछा गया अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जेसी बोस, तो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ऑल्सो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, तो मेंस का सिलेबस बहुत आसानी से मतलब बहुत अच्छे से आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि जो मेंस में क्वेश्चन आप जो बना रहे हो वो कहाँ से पूछा जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज इट इज इन सिलेबस। यार कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती, खास तो यूपीएससी के अंदर, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो फिर से पढ़ लेते हैं, डिस्कस द पायनियरिंग वर्क ऑफ जगदीश चंद्र बोस एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे भाई, बाई गिविंग अबाउट दी पान, है ना। जगदीश चंद्र बोस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये क्या थे, कहाँ से काम किए थे, ये पायनियरिंग साइंटिस्ट कैसे थे। जेसी बोस एज अ पायनियरिंग, शुरुआती स्टेज में थे ना भाई ये। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे जो कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बोस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा कि कैसा इनका जो वर्क है, इट हैज़ इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड द जनरेशंस, हाउ बोस वर्क इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट जनरेशन। लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, है ना, समिंग अप कर देंगे जो पूरे पूरे विजनरी साइंटिस्ट थे भाई, एक लेगेसी था इनका, है ना। बोस लेगेसी एज अ विजनरी, हमेशा एक सोच के साथ आगे बढ़ते थे ये, विजनरी साइंटिस्ट। सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट जगदीश चंद्र बोस का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड्स ऑफ व्हाट, इन द फील्ड्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड बॉटनी। ओके, जगदीश चंद्र बोस जगदीश चंद्र बोस वॉज अ पायनियरिंग साइंटिस्ट, शुरुआती दौर के साइंटिस्ट है, ही वॉज अ पायनियरिंग साइंटिस्ट नोन, इनको जाना जाता था, नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट contribution in various field such as plant physiology,
फिजिक्स, बायोलॉजी एंड बॉटनी। ओके, सो इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ हमको बात करनी है इनका जो मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशंस था वो उसकी बात करेंगे। कंट्रीब्यूशंस ऑफ जेसी बोस। पहला तो है प्लांट फिजियोलॉजी पे क्या कंट्रीब्यूशन है, द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ों में बोस ने क्या किया था, ही डिस्कवर दैट जो प्लांट्स आर लिविंग बींग्स विद सिमिलर लाइफ साइकिल एंड फंक्शन टू एनिमल। ओके, डिस्कवर दैट बोस डिस्कवर, जैसे इंडिया के अंदर जो मतलब ह्यूमन के अंदर जो लाइफ साइकिल चलते हैं उसी प्रकार के, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है ना, डाइजेशन होता है उसी प्रकार से, डाइजेशन तो नहीं होता हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन हमारे अंदर होता है, वैसी प्रकार के वहाँ के उनके अंदर भी चलता है प्लांट्स के अंदर। ऐसे डिस्कवरी इन्होंने किया था। बोस डिस्कवर दैट प्लांट्स आर लिविंग बींग्स विथ सिमिलर life cycles and functions to animal। और क्या, इन्होंने इंटरवेंशन किया था इन द स्टडी ऑफ क्रेस्कोग्राफी। क्रेस्कोग्राफी मतलब इन्होंने इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफी। क्रेस्कोग्राफी क्या है भाई, ये एक डिवाइस है जो कि साइंटिस्ट को अलाउ करता है ना टू अंडरस्टैंड द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डिफरेंट स्टिमुलस। द इन्वेंशन ऑफ द क्रेस्कोग्राफ that allowed scientists to analyze response of plant to different stimuli। ओके, जो कि और भी ज़्यादा मदद किया इन द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड ऑल्सो वायरलेस कम्युनिकेशन के, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन पे देखें तो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ वायरलेस टेली कम्युनिकेशन बिकॉज ही इन्वेंटेड द मरकरी कोहरर। मरकरी कोहरर क्या है भाई, एक रेडियो वेव रिसीवर है दैट लेड फाउंडेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। है ना, फादर ऑफ बोस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज he invented mercury coherer। he invented mercury coherer। ये मरकरी कोहरर क्या है, एक रेडियो सिग्नल रिसीवर है और रेडियो वेव रिसीवर है that laid the foundation of wireless communication, that laid the foundation of wireless communication and also सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगर हम बात करें सो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स बिकॉज ही एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड द यूज ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर।
ओके, अगर हम बात करें तो बोस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स boasts significant contribution to the field of semiconductor physics by accurately by by accurately by accurately predicting the use of by accurately predicting the use of n-type and p-type semiconductor. ओके, तो ये सब हमारे पास कंट्रीब्यूशंस हो गए बोस के. एंड जगदीश चंद्र बोस वर्क इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट. कैसे? जेसी बोस वर्क इंस्पायर्ड generations of inspirations from J.C. Bose work. Okay, जो बोस वर्क इंस्पायर्ड फ्यूचर साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर लीडिंग और लिविंग लास्टिंग कल्चरल इम्पैक्ट. बोस वर्क इंस्पायर्ड future scientists and inventors leaving a lasting cultural impact. और है ना, and he inspired Indian scientists and scientific education with institution named in his honor. He inspired Indian scientists and scientific education with institutions named in his honor. ऑल्सो ये प्रमोट करते हैं इनकी जो लेगेसी थी कि इतने इतने बड़े बड़े डिस्कवरी की थी. इट प्रमोट्स व्हाट? इट प्रमोट्स क्यूरियोसिटी. इट प्रमोट्स क्यूरियोसिटी एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग इन साइंटिस्ट्स और इन साइंटिफिक परस्यूट्स बिटवीन द साइंटिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं. बोथ लेगेसी प्रमोट्स क्यूरियोसिटी and disciplinary curiosity and interdisciplinary thinking in scientific pursuits. मैंने साइंटिस्ट के बीच में. लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ऑल्सो यहाँ पे हम बात कर सकते थे कैसे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जो था एंड इट वाज एनरिच्ड बाय फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. ये बोलते थे कि भाई हमारे पास जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है उसको फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन के साथ भी एनरिच करना चाहिए, जिससे यूनिटी होगा भाई. तो देश में सबके लिए हम लोग करना है, अपने अपने लिए नहीं करना है, ऐसा भी ये फिलोसॉफिकली मानते थे. लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो बोस का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच था एंड हिज एबिलिटी टू ब्रिज डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन इट सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एंड इन्वेंटर्स. Thus, Bose
multidisciplinary approach and his ability to bridge different scientific discipline served as an inspiration for future scientists and inventors. ओके, सो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 7 था डिस्कस द पायनियरिंग वर्क ऑफ साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस एंड डेमोन्स्ट्रेट। ये फर्स्ट पार्ट हमने बात की। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट हाउ हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिवोल्यूशनाइज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये हमने सेकंड पार्ट में बात की कि इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो क्या था, मतलब इसके जो मतलब सब्सिक्वेंट कैसे इन्फ्लुएंस किए थे इन्होंने बाकी सब्सिक्वेंट जनरेशन्स को और साइंटिस्ट को। ओके, ये क्वेश्चन 7 था, ये भी टेक्नोलॉजी से था भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अडॉप्टिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अक्रॉस मल्टीपल लेवल इज क्रूशियल इन मिटिगेटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी इन्फ्यूज्ड इन इंडियाज अप्रोच टू हैंडल नेचुरल डिजास्टर टू मेक इट मोर प्रोएक्टिव। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से है। तो अब ये वो जमाना चला गया जहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज फ्लड, हाउ टू मिटिगेट फ्लड, ऐसा क्वेश्चन आने लगे। वो क्वेश्चन नहीं आने वाले भाई। सो क्वेश्चन क्या है? अडॉप्टिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अक्रॉस मल्टीपल लेवल इज क्रूशियल इन मिटिगेटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इन दिस कंटेक्स्ट discuss how technology can be infused in India's approach to handle natural disaster to make it more proactive। ठीक है, मतलब हमको ये बताना है कि टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाई आउटलाइनिंग दी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच, है ना। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोचेस। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द प्रोएक्टिव अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट। हम किसकी बात करेंगे? प्रोएक्टिव अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे जो 4 फेजेस हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 4 फेज है जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर हैंडलिंग व्हाट डिजास्टर मैनेजमेंट। तीसरा है हम बात करेंगे हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी इन्फ्यूज इन ईच फेज, है ना। ईच फेज में टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग दिस डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज। importance of proactive strategies। ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट एक रिसेंट सेशन हुआ था भाई नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर, जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमको एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेने हैं रादर देन रिएक्टिव अप्रोच टू मिनिमाइज नेचुरल डिजास्टर। एट दी recent session of the National
प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर advocated a proactive rather than reactive approach. Okay, to minimize the impact of natural disaster, to minimize the impact of natural disaster. ओके, कौन कौन से प्रोएक्टिव हैं, जो कौन कौन से प्रोएक्टिव अप्रोच ले सकते हैं भाई? पहले तो हम बात करेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच की। सो इंट्रोडक्शन की बात तो हमने कर ली भाई। नाउ हम बात करते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच की। प्रोएक्टिव अप्रोच कौन कौन से ले सकते हैं इन डिजास्टर मैनेजमेंट? ओके, प्रोएक्टिव अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं भाई? एग्जिस्टिंग रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिस्क। और क्या कर सकते हैं? प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जो आइडेंटिफाइड रिस्क है ना, ऑन द सीवियरिटी ऑफ द थ्रेट, जिसमें ज़्यादा सीवियरिटी को पहले हैंडल करने पे ध्यान देंगे, बिकॉज हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज हैं, मतलब उतना हमारे पास रिसोर्स की डेफिसिट है, तो हमारे पास ज़्यादा जिसमें खतरा है उसको ज़्यादा पहले मिटिगेट करने की सोचेंगे यार। सो प्रायोरिटाइजिंग आइडेंटिफाइड रिस्क बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ थ्रेट। ऑल्सो हमको एसेस करना है रिस्क टू चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। असेसिंग रिस्क टू चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और हमको क्या करना है भाई? सेफ गार्ड जो रिक्वायर्ड हैं उनको एक प्लेस में रखेंगे। सो पुटिंग इन प्लेस द सेफ गार्ड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट हैजार्ड फ्रॉम डेवलपिंग इनटू इंसिडेंट और थ्रेट। जो सेफ गार्ड है, जिसको सेफ गार्ड की चाहिए, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में बार बार उसको रोकने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो सेफ गार्ड है उसको हमारे पास प्लेस में रखना बहुत ज़रूरी है। So putting in place the safeguards required to prevent hazards। लास्ट में हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं पे कुछ दिक्कतें तो नहीं हो रही है। आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटिंग, एक्सेसिंग, ये प्रोएक्टिव हमारे पास अप्रोच हो गया। नाउ जो 4 फेज हैं, 4 फेज कौन कौन से हैं भाई? डिजास्टर फेज होता है, एक रिकवरी फेज होता है, एक मिटिगेशन फेज होता है, एक प्रिपरेशन फेज होता है। तो इस चारों फेज में हम टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। ओके, तो इसको चार्ट से हम बनाएंगे यार, ठीक है। सो 4 फेजेस जो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो क्या होते हैं?
ठीक है। एक तो पूरा डिजास्टर फेज होता है जिसमें डिजास्टर होता है, एक रिकवरी फेज होता है यार। जब डिजास्टर होगा तो उस समय हम रेस्पॉन्स करेंगे, है ना। उसके बाद हम एक रिकवरी फेज होता है जहाँ पे हम रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद जो दिक्कतें हो गई हैं उनको हम मिटिगेट करेंगे, तो एक मिटिगेशन फेज है। और एक प्रिपरेशन फेज होता है बिफोर द डिजास्टर। सो इसमें 4 फेज कौन कौन से हैं भाई? एक प्रिपरेशन फेज है, मिटिगेशन फेज है, रिकवरी फेज है एंड रेस्पॉन्स फेज है। ठीक है। ये जो है 2 इवेंट्स जो हैं यहाँ पे आफ्टर द इवेंट, है ना। दिस रिस्पॉन्स एंड रिकवरी जो होता है ये आफ्टर इवेंट्स हैं, एंड मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन जो है वो बिफोर के इवेंट्स हैं। ओके, ये फिगर क्या बता रहा है? 4 phases ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, एंड ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है। ये है आफ्टर डिजास्टर, ये है बिफोर डिजास्टर। ओके, सो हम अब बात करेंगे कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दिस डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन फेज जो है। प्रिपरेशन फेज में हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की। ये प्रिपरेशन फेज में हम क्या कर सकते हैं? पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर टेक्नोलॉजीज लाइक रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, है ना। सैटेलाइट इमेजिंग लिखते हैं यार, और सैटेलाइट इमेजनरी। छोटा सा लिखना भी तो हमको बहुत सारा कवर करना है ना। कम्युनिटी एजुकेशन कर सकते हैं यहाँ पे, कम्युनिटी एजुकेशन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, की प्रिपरेशन फेज में कर सकते हैं, है ना। दूसरा है हमारे पास मिटिगेशन फेज। जो मिटिगेशन फेज है उस मिटिगेशन में हमारे पास रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। कैसे? थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रू GIS टेक्नोलॉजीज, रिस्क assessment and mapping through artificial intelligence
ओके, हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं कैसे? थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, और क्या कर सकते हैं? जो रेस्पॉन्स फेज आएगा आफ्टर द डिज़ास्टर, जो रेस्पॉन्स फेज आता है, इस रेस्पॉन्स फेज में हम क्या कर सकते हैं? हम इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स एग्जाम्पल फेसबुक ड्यूरिंग इवेंट्स ऑफ फ्लड। ये रेस्पॉन्स फेज हो गया। नाउ जो रिकवरी फेज है वहां पे हम क्या कर सकते हैं? इसमें एक पॉइंट यहाँ पे कट भी कर सकते हैं यार, जो हमको छोटा करना है आंसर, ठीक है ना। 15 मार्क के करना है तो काउंट यहाँ पे अगर हम कम भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है यार। सब में एक पॉइंट पे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम ब्रीफ में बताएंगे, ठीक है। सो जो रेस्पॉन्स फेज होगा, तो रेस्पॉन्स के बाद रिकवरी फेज, उस रिकवरी फेज में हम क्या कर सकते हैं? रिकवरी फेज में हम 3D प्रिंटिंग एंड प्रीकास्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन। 3D प्रिंटिंग एंड प्रीकास्ट टेक्नोलॉजीज फॉर इन रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट फेजेस हमने देखा। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय इन्फ्यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन इंडियाज अप्रोच टू हैंडलिंग नेचुरल डिजास्टर, हमारा कंट्री कैन बेटर एंटिसिपेट, रेस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम कैलेमिटीज। thus by infusing cutting edge technologies into India's approach to handling natural disasters, the country can better anticipate, respond to and recover from calamities। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो हमने बॉडी में बात की, प्रोएक्टिव अप्रोच की, कैसे 4 फेजेस थे। जो रिकवरी फेज था, है ना, सबसे पहले तो हमने बिफोर, मतलब जो हमारे पास रिकवरी फेज था, मिटिगेशन, रिकवरी के पहले क्या था हमारे पास? रेस्पॉन्स फेज था, रिकवरी फेज था, है ना। उसके बाद हमारे पास मिटिगेशन फेज था, प्रिपरेशन फेज था, एक हमारे पास जो मेन होता है डिजास्टर फेज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या फेज होता है भाई? रेस्पॉन्स फेज, रिकवरी फेज, मिटिगेशन फेज, प्रिपरेशन फेज, डिजास्टर फेज। 4 फेज में हम कैसे कैसे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं ये हमने बताया। टेक्नोलॉजीज कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट में हमने बताया कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। जो क्वेश्चन था भाई, वो क्वेश्चन था
Adopting cutting-edge technologies across multiple levels is crucial in mitigating the adverse impact of natural disaster. In this context, discuss how technologies can be infused in India's approach to handle natural disaster to make it more proactive. Next question है question number 9. Assess the impact of fake news and disinformation via social media as a threat to internal security of India. Suggest measures to tackle the problem. देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है भाई, ये क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से, और जो इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है, इसको मेंशन रखना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना। एक्सट्रीमिज्म के बारे में तो पूछेगा, मतलब नक्सलिज्म के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। एंड रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे एक और पूछा है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। हमको बात किया है साइबर सिक्योरिटी की बात करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करनी है। ये हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी का न्यूज़ होता है जिसमें साफ साफ मेंशन है द रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमको बात करनी है अबाउट एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया एज अ थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट मेजर टू टैकल द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जो हमारा अप्रोच होगा, अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय गिविंग ब्रीफ अबाउट हाउ फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन जो है वो थ्रेट है विथ एग्जाम्पल्स। फेक न्यूज़ प्लस डिसइंफॉर्मेशन एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे। सो कैसे ये थ्रेट है हमारे पास, थ्रेट टू सिक्योरिटी। उसके बाद बॉडी में क्या करेंगे भाई, इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन बताएंगे। पहला पार्ट जो हमारे क्वेश्चन का ये पूछ रहा है हमसे, इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन। दूसरा पार्ट में हम बताएंगे द मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम, मेजर्स टू टैकल दी प्रॉब्लम्स। उसके बाद कंक्लूजन में सम अप कर देंगे, जो ऊपर हमने इंट्रोडक्शन एंड बॉडी में जो बताया उसको सम अप कर देंगे। सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई बाय मेंशनिंग दैट व्हाट आर फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन। फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन इज द यूज ऑफ मैनिपुलेटेड और miscontextualized or misappropriate information to compromise the cognitive thinking of people, है ना। जिससे क्या चाहते हैं, है ना, दे आर जस्ट ट्राइंग टू व्हाट, ये चाहते हैं टू पोलराइज, मैनिपुलेट, है ना, या फिर मिसलीड द पर्सन थिंकिंग, या फिर इरिटेट ऑफ द विनिंग इलेक्शन, या फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। किसी और की सोच को बदल देना with गलत information is what we call fake news or disinformation. What is fake news? Fake news or disinformation is the use of manipulated information to compromise, जो उसकी खुद की सोचने की क्षमता है उसको हम तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। टू compromise the cognitive thinking of people aiming to create social discord या फिर increase polarization, aiming to create social disorder or increase polarization, ऐसे लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ ए मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन क्रिएट सोशल डिसऑर्डर, क्योंकि हमारे पास फेक न्यूज़ और
डिस इन्फॉर्मेशन। ना हम बात करते हैं अबाउट इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिस इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। ओके, इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, जो डिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज़ होते हैं ना, दे कैन पोलराइज पब्लिक ओपिनियन एंड प्रमोट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड हेट स्पीच। disinformation have the potential to polarize public opinion, promote violent extremism and hate speech। ओके, जिससे क्या होता है, इट अल्टीमेटली अंडरमाइंस डेमोक्रेसीज एंड अल्टीमेटली अंडरमाइंस डेमोक्रेसीज। और क्या इम्पैक्ट है यार, है ना, इट कैन लीड टू कम्युनल वायलेंस एंड फेनिंग टेंशंस। जैसे कि जो फेक वायरल वीडियोस होते हैं और जो फॉल्स अपडेट होते हैं ना ऑफ कम्युनल क्लैशेस और राइट और टेररिस्ट अटैक कैन लीड टू वायलेंस। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इन इंडिया जो रूमर प्रोपागेट ओवर व्हाट्सएप, है ना, स्पार्क सेवरल कम्युनल क्लैशेस। एक ऐसा ही रॉयट हुआ था, रॉयट इन मुजफ्फरनगर इन 2013 दैट किल ओवर 50 पीपल इन इज वन एग्जाम्पल ऑफ सच रूमर। एक गलत रूमर था कि कम्युनल क्लैश हो रहा है जिससे 50 पीपल की मौत हो गई थी। सो फेक न्यूज़ एंड डिसइन्फॉर्मेशन कैन लीड टू कम्युनल वायलेंस एंड फैनिंग टेंशंस। ओके, in India rumors propagated over WhatsApp sparked several communal clashes. Example, riot in Muzaffarnagar in 2013 that killed over 50 people is one example of such rumor। केस में लिखते हैं तो कम्युनल क्लैशेस रहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ से। एंड ऑल्सो लीड्स टू रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, radicalization of the youth। it leads to what? It leads to radicalization of the youth। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर हैज़ बिन वेरियस इंस्टेंसेज जहाँ पे जो डिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ से ना, है ना, दे बीइंग पैडल्ड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन टू नज यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन मिलिटेंसी। ऑल्सो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि ISIS हो गया, है ना, यूज सिग्निफिकेंट ट्विटर कैंपेन टू स्प्रेड प्रोपागेंडास एंड एनकरेज रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूट फॉरेन सोल्जर्स। इसका एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूँ तो कश्मीर वाला देंगे भाई। Instances of fake news being peddled by cross border terrorist
organization to nudge youth of Jammu and Kashmir in militancy. तो कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं टू काउंटर दिस इफेक्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़? सो कौन कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं? मेजर्स टू काउंटर इस पहला तो हम क्या करेंगे भाई, एक सेंटर को क्रिएट करने की ज़रूरत है क्या, जो सेंटर ने बनाया भी है भाई। सेंटर हैज़ क्रिएटेड अ फैक्ट चेक यूनिट अंडर द आईटी रूल्स इन 2023 जो कि आइडेंटिफाई करता है फेक या फिर फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को। सेंटर created a fact check unit under IT rules 2023 to identify fake or false information. और क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास फाइंड एसेस क्रिएट एंड टारगेट मैकेनिज्म शुड बी सेटअप टू चेक व्हाट, टू चेक द सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज़। ओके, और हमको क्या करना है भाई, जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर इंटरमीडियरीज हैं मस्ट कंप्लाई विद द डाटा एक्सेस रिक्वेस्ट जो कि सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ मांगती हैं अंडर इंडियन लेजिस्लेशन। प्लेटफॉर्म्स एंड intermediaries must comply with data access request issued by our security authorities। ओके, हमको क्या करना है भाई, सिक्योरिटी फायरवॉल एंड स्पैम प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है टू कट इन थ्रेट मैसेजेस। और जो हमारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कैसे इम्प्रूव करेंगे भाई, बाय रिगरस गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी infrastructure of IT systems by rigorous security guidelines, framework and गाइडलाइंस। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं भाई। लास्ट में है ना, सिक्योरिटी फायरवॉल्स एंड स्पैम प्रोविजन कैन कर्टेल द थ्रेट मैसेजेस, ये भी लिख सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए भाई, सिक्योरिटी फायरवॉल बनाना चाहिए। सिक्योरिटी फायरवॉल एंड स्पैम प्रोविजन कैन कर्टेल थ्रेट मैसेज। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो डिजिटल कम्युनिकेशन है एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स इन डिजिटल एरा, बट इसके मिसयूज कैन स्प्रेड फेक न्यूज़ एंड डिस इन्फॉर्मेशन, है ना, एंड कैन लीड टू व्हाट पॉलिटिकल एंड कम्युनल गेन्स, एंड जिससे क्या होगा, थ्रेट देखने को मिलता है टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। Thus, there is a need for all the stakeholders to recognize the challenge and work in tandem to address the same. Thus, there is a
need for all the stakeholders to cognize the challenge and work in tandem to address the same। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, टेक्नोलॉजी से है भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्पेस इज बीइंग यूज्ड टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन लैंड, सी एंड साइबर डोमेन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द सिक्योरिटी चैलेंजेस एसोसिएटेड विद वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी से है भाई, टेक्नोलॉजी प्लस सिक्योरिटी। सो क्वेश्चन है, स्पेस इज बीइंग यूज्ड टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन लैंड, सी एंड साइबर डोमेन। In the light of the above statement, discuss the security challenges associated with weaponization of space। ठीक है, सो इसमें हमारा जो अप्रोच होगा, अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, प्लस उसकी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें बताएंगे, डिफाइन करेंगे वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को। ओके, प्लस रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। बॉडी के अंदर हम मेंशन करेंगे हाउ जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन लैंड, सी एंड साइबर डोमेन। पहला है हाउ weaponization of space enhance combat capabilities in land, sea and cyber domain। इसके रीजंस क्या हैं भाई वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के, उसकी बात करेंगे। रीजंस बिहाइंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तीसरा है issues associated with weaponization of space। लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे विद अ वे फॉरवर्ड। तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस इंप्लाइज प्लेसिंग वेपन्स इन स्पेस or celestial bodies, okay, as well as designing weapons capable of traveling through space from earth to destroy targets in outer spectrum। ठीक है, ऐसे रखते हैं, weaponizing space implies placing weapons in space, है ना, as well as designing weapon capable of traveling through space to destroy targets in outer spectrum, to destroy targets in outer spectrum। ओके, नाउ जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है कैसे कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को ये एनहांस करता है उसकी बात करनी है। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एनहांस कॉम्बैट
कैपेबिलिटीज। कैसे? बिकॉज ये जो है ये सर्विलेंस को बढ़ाता है। इट इंटेंड टू बिंग अ कंप्यूटर स्पेस, इट इंटेंड टू बिंग इन काउंटर स्पेस। मतलब सैटेलाइट हैज स्नीक्ड अप टू हाई pitch to observe, overreach and sense all that happening in space on the ground. एस्पोनियज और सर्विलेंस में हेल्प करता है। एस्पोनियज मतलब जासूसी में, ओके। एस्पोनियज एंड सर्विलियंस में हेल्प करता है भाई वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। बिकॉज जो सैटेलाइट होते हैं दे स्नीक अप टू हाई पिच ना। Satellites observe, overreach and sense all that is happening in space on the ground. Satellite observes over here and sense all that is happening in space and on the ground. So और क्या करता है भाई? इट डिस्ट्रॉयज राइवल सैटेलाइट, ओके। और क्यों वेपनाइज किया जा रहा है स्पेस को? टू डिस्ट्रॉय राइवल सैटेलाइट्स। ओके, क्योंकि वॉर टाइम में क्या होता है? द इंटेंट कुड बी टू कैप्चर और डिस्प्ले अ राइवल स्पेस एसेट इन ऑर्बिट। ड्यूरिंग वॉर टाइम द इंटेंट could be to capture rival space assets। और क्या है भाई, कैसे ये एनहांस करता है? लैंड एंड सी के अंदर है ना, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ना। लोकेशन एक्यूरेसी को बढ़ाता है ये। एंड रिमोट सेंसिंग में भी हेल्प करता है, मेट्रोलॉजी में भी हेल्प करता है। ठीक है, बट हमको बात करनी है जो रीजंस हैं दैट इज बिहाइंड इंक्रीजिंग। एक और पॉइंट ले लेते हैं भाई। अगर हम बात करें रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन की, सो रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। पहला तो है डिजायर टू अचीव स्पेस सुपीरियरिटी। डिजायर टू अचीव स्पेस सुपीरियरिटी। ऑल्सो lack of faith in space treaties as it does not prohibit explicitly weaponization of space, okay। or also to gain military advantages in times of war। है ना, as कंट्रीज लाइक यूएसए जो है वो कंसिडर करता है स्पेस एज द फिफ्थ एरिना ऑफ वॉर। लैंड एयर वाटर एंड फिफ्थ है स्पेस। और क्यों? और क्या रीज़न है भाई वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के इंक्रीज होने का?
to protect the space satellite asset and critical infrastructure, to protect the space satellites assets and critical infrastructure, that is developing what defensive space offensive, डिफेंस बनाने के लिए, डिफेंस करने के लिए ऑफेंस कर दे रहे हैं ये. सो दैट इज डेवलपिंग व्हाट डिफेंसिव स्पेस ऑफेंसिव. सो ये सब रीजन बिहाइंड द इंक्रीज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस. तो जो इश्यूज हैं वेपनाइजेशन के साथ वो क्या क्या हैं भाई? सो द इश्यूज associated with weaponization of space. पहला तो एस्ट्रोपॉलिटिक्स देखने को मिलता है, मतलब स्पेस हैज इंक्रीजिंगली बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेट पावर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेट्स. जैसे कि हमारे पास एस्ट्रोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है? कंट्रीज आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज देयर हैफ्ट इन स्पेस बाय एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स है जैसे कि यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया, गेयर है ना, सेंटर ऑफ ग्रेटर पावर पॉलिटिक्स है ना, ज़्यादा स्पेस में पावर, ज़्यादा पॉलिटिक्स, ज़्यादा ताकत, ऐसा मानने जा रहा है. सो पॉलिटिक्स इशू है एक. स्पेस हैज इंक्रीजिंगली बिकम द सेंटर ऑफ great power politics of nuclear power states such as USA, Russia, China and India. और कौन कौन सी इशूज़ हैं भाई? थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ है, स्पेस जंक है एक प्रकार से, वेपनाइजेशन हो रहा है स्पेस का. सो देयर कस थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ बिकॉज जो स्पेस के ट्रैश हैं फ्रॉम द लोअर अर्थ ऑर्बिट कैन री एंटर दिस एटमोसफियर. When space crash from low Earth orbit re-enters the atmosphere. और क्या है भाई? जो स्पेस जंक है जिनका बढ़ावा मिल रहा है ना, और एक तरह से एक और मेन चैलेंज ये रहा है, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर which has various civilian application. Destruction of critical infrastructure which have various civilian application. लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट the universe is shared legacy and the resource that belong to all people equally. So UN की एक पॉलिसी है भाई, that is tilted for all humanity. The future of outer space governance was released in 2023. तो इसको हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना. Therefore a binary D is clearly required to stop an arms race and close an existing legal loophole. So कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो यूनिवर्स है इट इज़ अ शेयर्ड लेगेसी एंड रिसोर्स दैट बिलोंग्स टू ऑल पीपल इक्वली. Therefore
for a binding treaty. A binding treaty is clearly required to stop an arms race and close any existing legal loopholes. ओके तो ये क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन नंबर 10। स्पेस इज बीइंग यूज्ड टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन लैंड सी एंड साइबर डोमेन्स, ठीक है ना। चौथा डोमेन क्या है भाई, हमने देखा 5 डोमेन की बात करें तो पहला लैंड, वाटर, सी, चौथा है साइबर एंड पांचवा है स्पेस। ओके सो यूएसए मानता है स्पेस एज अ फिफ्थ डोमेन, फिफ्थ एरिना ऑफ वॉर। स्पेस इज बीइंग यूज्ड टू एनहांस, क्वेश्चन क्या था, स्पेस इज बीइंग यूज्ड टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन लैंड, सी एंड साइबर डोमेन। इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द सिक्योरिटी चैलेंजेस एसोसिएटेड विद वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। हमको बात करनी थी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की, हमने बात की कैसे एनहांस करता है कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को, रीजन बिहाइंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड इशूज क्या क्या हैं, और हमको क्या करना चाहिए भाई, बाइंडिंग ट्रीटी बनाना चाहिए जो कि यूएन ने 2023 में रिलीज भी किया था, दैट इज फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, है ना। यूएन रिलीज किया था भाई फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, ये जोड़ नहीं पाऊँ बट इसको लिख सकते हो, द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। ओके तो ये पार्ट 2 था भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 3 की।